नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिषेक योर डेंटिस्ट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के लिए हमारा टॉपिक है टॉडलर एज ग्रुप, दैट इज़ 1 से 3 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें डेंटल और ओरल हाइजीन को लेके क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उनका कंसर्न सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस एज ग्रुप को टॉडलर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इस एज में, इससे पहले जो एज ग्रुप है उसमें बच्चा न चल पाता है न रेंगता है, जबकि इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी। साथ ही आप उसके अगर बिहेवियर में चेंजेस की बात करें तो वो अपने एल्डर्स या जिनके आसपास वो पला बढ़ा होता है वो उनकी थोड़ी बहुत नकल भी स्टार्ट करेगा, प्लस उनको बाबा दादा दादी के नाम से बुलाना स्टार्ट करता है। तो इसके साथ ही वो सेल्फ रिकॉग्निशन वाले मूड में आता है। जब वो आईने के अंदर खुद को देखेगा तो काफ़ी एक्साइटेड होता है, वो खुद को पहचानना स्टार्ट करता है। तो इस एज ग्रुप में अगर हम कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स या हैबिट्स उसके अंदर इंस्टिल कराएंगे तो ये फिर लेटर ऑन हमको फ़ायदा देने वाला है। चलिए फिर इस एज ग्रुप की बात करें। जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि 6 महीने में पहला दांत आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी दांत के निकलने का, मुंह के अंदर निकलने का सिलसिला चलता रहा। 3 साल आते आते तकरीबन मुंह के अंदर 20 मिल्क टूथ या दूध के दांत आ जाते हैं बच्चों के अंदर। अब चूँकि ये इतना इवेंटफुल पीरियड है तो इस दौरान क्या क्या चेंजेस दिखेंगे या उनका क्या मेजर्स हैं, एक बार उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले चलिए ओरल हाइजीन की तरफ। पहले मुंह के अंदर केवल गम लाइन था ऊपर और नीचे। उसमें मिल्क फीड करने के बाद हाइजीन का तरीका था कि मदर एक गॉज या सॉफ्ट कपड़े को रैप कर ले, उसमें उंगली के आसपास एक बार फिरा दिया ऊपर और नीचे, वो साफ़ हो गया। ठीक है, फिर दांत के इरप्शन का पैटर्न स्टार्ट हुआ या टाइम स्टार्ट हुआ। उस दौरान अब टूथ ब्रशिंग कंसेप्ट में आया। टूथ ब्रशिंग बेसिकली 2 तरह के ब्रश मिलेंगे आपको इस एज ग्रुप के लिए। एक सॉफ्ट फिंगर ब्रश हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं, उसमें आगे फाइबर्स सॉफ्ट ही होते हैं बेसिकली, जो आगे लगे हुए रहते हैं। और जैसे बच्चे ने मिल्क फीड किया या फिर कुछ एक्टिविटी या कुछ खाया पिया तो उसके बाद उसको मदर अपने फिंगर में लगा के सर्कुलरली धीरे धीरे चारों साइड से साफ़ कर देती है। अब इसमें ब्रशिंग का कंसेप्ट इस एज ग्रुप में वही है, सर्कुलर मतलब गोला गोला, दिन में 2 बार, है ना, और 2 मिनट। अब चूंकि अगर बहुत सारे दांत अभी नहीं निकल रहे हैं तो 2 मिनट ब्रश करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो जनरली 3 साल के आसपास तक इसको फॉलो करना चाहिए। और एक चीज़ और है, इस एज ग्रुप में आप टूथ ब्रशिंग की एफिशिएंसी से ज़्यादा उसके हैबिट फॉर्मिंग जो हमको एडवांटेज होने वाला है उस पर गौर करना चाहिए। अब चलिए, आपने अपने बच्चे का खुद से ब्रश कराया। 2 साल आते आते आप कोशिश करें कि आपका बच्चा खुद से ब्रश पकड़े और कुछ मूवमेंट्स करे। वो जैसे इसके अलावा जैसे जैसे वो ऐसी एक्टिविटी करेगा वो कॉपी करेगा, प्रैक्टिस करेगा। 3 से 6 साल तक फिर आप उसको सुपरवाइज़ कीजिए कि वो कैसे ब्रश कर रहा है, उसके जस्ट पीछे खड़े होके। कुछ गलती है तो उसको टोकिए और समझाइए, या कई बार आप उसके पैरेलल भी ब्रश करें। बच्चों में ये होता है एक्साइटमेंट कि वो आईने के सामने ब्रश करने को ज़्यादा इवेंटफुल मानेंगे। साथ ही साथ अगर उनका जो ब्रश का डिज़ाइन होता है वो थोड़ा कलरफुल है ना, उसमें कुछ टॉयज़ वगैरह नीचे लगे रहते हैं, ब्रिस्टल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, हेड छोटा होता है, तो वो उनको एज ए मतलब खिलौने के तौर पे ही लेते हैं। कई बार आप कहीं लिटरेचर वगैरह में पढ़ेंगे या एक्टिविटीज़ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ब्रश करते समय आप बच्चों को मोटिवेट करें और थोड़ा सा उसको ऐसा फील हो कि जैसे ये हम एक खेल कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। ब्रश करते समय कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर देना, है ना, तो ये सब कुछ करके आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब इस एज ग्रुप में टूथपेस्ट कौन सा लें, एक ये भी क्वेश्चन है। टूथपेस्ट के बारे में हमने पहले ही बताया आपको। 6 महीने में पहला दांत जब निकला और उससे 1.5 साल तक कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना था। उस एज ग्रुप में केवल ब्रश को पानी में गीला किया और दांत के चारों तरफ गोला गोला घुमा दिया तो सफाई हो गई। 1.5 साल के बाद अब आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप टूथ ब्रशिंग में पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट कौन सा होना चाहिए? लो फ्लोराइड टूथपेस्ट, जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 1000 ppm से कम होगी। प्लस आप मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, प्लस उसमें एक एडवांटेज है कि उसमें एक फ्लेवर्ड कंसेप्ट आया है। फ्लेवर्ड कहने का मतलब कि वो बच्चे को काफ़ी अट्रैक्टिव फील होता है। फ्लेवर्ड, अब ये तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर टेस्ट में हो सकता है, बबल गम में हो सकता है, या मिंट फ्लेवर होता है। साथ ही जो टूथपेस्ट कलर देखेंगे वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो और कई बार कंपनियां
टूथपेस्ट के डब्बे के साथ साथ उसको इस टाइप से डिज़ाइन करती हैं कि बच्चे को वो एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लगता है, जिससे कि वो टूथ ब्रशिंग को लेके मोटिवेटेड रहेगा। इस फ्लोराइड के अलावा ज़ाइलिडोल फ्लेवर्ड भी आपको टूथपेस्ट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। लगाना कितना है, थोड़ा सा आप लें, मटर के दाने से भी कम, और उसको ब्रश के ऊपर वाले सरफेस पे एक लेप की तरह लगा दें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेप लगा लिया। अब जैसे ही ब्रशिंग खत्म हुई तो झाग बनेगा, तो झाग को कोशिश करें थोड़ी देर मुंह में रखने का, और बच्चा जब झाग को फेंक देता है बाहर तो तुरंत उसको कुल्ला नहीं कराना है, क्योंकि उसके अंदर ज़ैलिटोल है या फ्लोराइड है या बाकी सारे जितने मिनरल हैं वो दांत के ऊपर एक सरफेस बनाएंगे, या जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है वो थोड़ी देर तक उसके रहने के बाद बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई। इसके अलावा टंग क्लीन करने का भी है। शुरू में आपने गॉज से क्लीन किया था, अब आप उसको ब्रश के सरफेस से धीरे धीरे करके तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सो टूथ ब्रशिंग सर्कुलर गोल गोल तरीके से दिन में 2 बार, और दांत अगर सफिशिएंट नंबर पे हैं तो 2 मिनट तक करिए, ठीक है। सेकेंड चैलेंज इसमें आता है खान पान को लेकर, क्योंकि दांत का इरप्शन हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, है ना। फिर इसके अलावा बच्चों में बड़ों को कॉपी करने का भी टेंडेंसी दिखेगा। बड़ों के आसपास घूमते फिरते ज़्यादा हैं, तो उनमें कभी किसी को खाना खाते देख लिया या कुछ खाते देख लिया तो उनके अंदर भी वो टेंडेंसी डेवलप होती है कि कुछ बाइट करें, कुछ खाएं, कोई टेस्ट नया मिले। सो हालांकि डॉक्टर्स के हिसाब से इस एज ग्रुप में आप स्टार्ट करें कि बच्चे को प्लेन दूध ही दें। कोई भी शुगरी सॉल्यूशन हो गया, जैसे मीठा कोई ड्रिंक हो गया या शुगरी कुछ खाना हो गया या ऐसा कुछ है, तो उससे बचें। बच्चा अगर आपका जितना शुगर से दूर रहेगा इनिशियली वो उतना अच्छा है। एटलीस्ट स्टिकी फॉर्म जो या कैरियोजेनिक फॉर्म जो शुगर का है उससे बचना है। फिर चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये काफ़ी स्टिकी नेचर के हैं, तो कोशिश करें कि चॉकलेट्स वगैरह इनिशियली अवॉइड करें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डेविल है स्नैक्स बिटवीन मील्स। जो आपने बच्चे को 3 टाइम मान लो फीड कराया या 4 टाइम फीड कराया, तो कोशिश करें कि उनके बीच बीच में उनको कुछ खाने के लिए ना दें। एक तो ये हैबिट भी ख़राब है ना, और सेकंड है इससे कैरियोजेनिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कैरीज ज़्यादा होगा बच्चे के मुंह के अंदर, और थर्ड है जब उसका पेट भरा रहेगा तो वो मेन खाने को अवॉइड करेगा या नहीं खाना चाहेगा, तो इससे उसका पोषण भी प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिला के खान पान में ये स्थिति है। इसके अलावा जो एल्डर्स हैं या जो उसके दादा दादी नाना नानी हैं जो उसको रिवार्ड के तौर पे चॉकलेट कैंडीज़ या वेफर्स वगैरह या ये सब दे रहे हैं, तो कोशिश करें इनसे बचा जाए। इंस्टेड ऑफ दिस कि वो उनको क्रिएटिव खिलौने वगैरह गिफ्ट करें, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है ना। फिर अब इस एज ग्रुप में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एक क्लिनिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसर्न पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला चैलेंज आता है टीथिंग का। टीथिंग मतलब गम्स के अंदर जब दांत निकलना शुरू होता है तो गम्स के ऊपर वाले सरफेस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या एक्टिविटी होती है। तो बच्चों को जब आप नोटिस करेंगे तो इस दौरान उनके गम लाइन में सूजन, लालिमा, दर्द, खुजली या इरिटेशन कह लीजिए, मुंह से खूब सारा लार टपकना, बच्चे खूब रोएंगे, बच्चे खाना खाना भी कई बार छोड़ देते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी फीवर वगैरह सिस्टमिक इलनेस भी देखने को मिल सकता है, मुंह के आसपास या सीने पे रेड स्पॉट्स भी देखने को मिल सकता है। ये सारा चेंजेस आप नोटिस करेंगे। तो उस दौरान चाहिए कि अगर आप फीवर वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलें, जिससे कि वो आपको पैरासीटामोल वगैरह की रिक्वायर्ड डोज देंगे और फीवर डाउन हो जाएगा। फिर आता है सेकेंड पॉइंट कि उसमें लोकल ट्रीटमेंट के तौर पे या काइंड ऑफ रिलीफ के तौर पे आप कपड़े को गीला करें और उस वाले भाग पे लगाएं। थर्ड, टीथिंग के बहुत सारे खिलौने आपको टीथर के तौर पे या टीदर के तौर पे मिलेंगे मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकती हैं। कुछ इसके अलावा और भी कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, ठंडा फ्रूट वगैरह उसको दें अगर वो खा पा रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा टीथिंग का ये सॉल्यूशन होने के बाद ही, चूँकि पहली बार जब टीथिंग होगा बच्चे को तो वो ज़्यादा एंग्जियस होता है या घबराया हुआ होता है, उसका इमोशनल सेटबैक उसके साथ हुआ रहता है कि तो उस समय चाहिए पेरेंट्स को कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार और केयर दें कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बना रहे और बच्चा फिर से नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगे, उसका पोषण स्टार्ट हो जाए। एक और प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में आपको बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, दैट इज़ कि जैसे बच्चे को आपने फीड कराया या छोटे बच्चे को कई बार माएँ बॉटल से दूध दे देती हैं, बच्चा लेट जाता है और दूध पीते पीते सो जाएगा। तो माँओं का क्या होता है, मदर्स उसको एक
पॉजिटिव वे ऑफ एंगेजिंग देयर चाइल्ड, इस टाइप से लेती हैं कि चलो ये सो गया, अब मैं अपना एक्टिविटी करूं या जो भी कुछ है। लेकिन एक्चुअली में आप ये काइंड ऑफ एक गड्ढा खोद रही हैं मुसीबत का। तो अब ये कैसे प्रॉब्लम करता है, जैसे आपने बच्चे को बॉटल से दूध पिलाया, अब जो दूध पीते पीते जो पार्ट अंदर गया, जो पार्ट दांत के आसपास रह गया, वो बैक्टीरिया के लिए भी एक भोजन का काम करेगा। अब बैक्टीरिया उस पर काम करके फिर नए नए दांतों में कैरीज स्टार्ट कराएगा, कैरीज स्टार्ट होगा, दांत खराब होंगे, प्लस गम में इन्फेक्शन हो सकता है, जिंजिवाइटिस वगैरह। फिर इसके अलावा कई फूड पॉइजनिंग हो जाए या ये सारी दिक्कतें रहती हैं। खास करके जब आप ऑब्जर्व करेंगे मुंह के अंदर क्या चेंज होगा, तो जैसे ही बच्चा फीड करता है तो ये जो फीडिंग बॉटल का जो ये पार्ट है ये इस दांत के आसपास आता है, ऊपर वाले के पीछे वाले सतह या आगे वाले सतह पे। तो ये सारे दांत खराब होने का इसमें चांस रहता है, ये फ्रंट वाले सारे दांत। तो ये सारे खराब हो जाएंगे। मतलब आप ऑल ऑफ सडन आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कमी कहाँ रह गई, है ना। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, वो प्रॉपर उसका फिलिंग की ज़रूरत हो या रेस्टोरेशन जो बोलते हैं उसकी ज़रूरत हो तो कर देंगे, पल्पोटोमी या पल्पेक्टमी की ज़रूरत है तो, प्लस उसमें कुछ विनियर नहीं, उसमें कुछ अगर फुल कवरेज क्राउन वगैरह देने की ज़रूरत होगी तो वो दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे का साइकोलॉजिकल पार्ट प्रभावित ना हो। खैर इस एज ग्रुप में ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बताया, 6 महीने में आपने चेकअप कराया है, साल भर में कराया, फिर 1.5 साल में कराइए, फिर 2 साल में कराइए, हर 6 महीने में कोशिश करिए बच्चे का चेकअप हो जाए। इससे आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे उसका इरप्शन पैटर्न, दांत के निकलने का पैटर्न क्या है, इरप्शन स्पीड, दांत के निकलने में कहीं स्लोनेस तो नहीं है, शरीर में कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है, मुंह के अंदर और इन्फेक्शन या केरीज वगैरह स्टार्ट तो नहीं हो रही है। क्योंकि केरीज या ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इसको आप जितनी जल्दी हैंडल कर लेंगे वो उतना ही आपको मतलब टाइम सेविंग होता है, बच्चे के लिए लेस ट्रॉमेटिक होता है, या यूँ कहें कि आपके पॉकेट पे भी उसका कम लोड पड़ता है। खैर उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर पाए, और इस टॉपिक से कंसर्न और भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।